सरकार E20 पर अड़ी हुई थी, तो अब E10 की बात क्यों? E20 यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल। सरकार ने इसे पूरे देश में बिकने वाला स्टैंडर्ड पेट्रोल बना दिया था 1 अप्रैल 2026 से। और बात सिर्फ E20 तक रुकने की नहीं थी। सरकार के कई बड़े मंत्री लगातार ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते रहे, लेकिन पिछले कुछ समय में E20 को लेकर लोगों के सवाल बढ़े। पुरानी गाड़ियों में माइलेज कम होने की बात हुई, इंजन के पार्ट्स को लेकर चिंता आई और फ्यूल कंटामिनेशन को लेकर भी सवाल उठे। सरकार लगातार इन चिंताओं का जवाब देती रही और कहती रही कि E20 को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। और अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार और इंडस्ट्री के बीच अभी शुरुआती लेवल पर इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि पुरानी गाड़ियों के लिए E20 के साथ E10 भी पेट्रोल पंप पर लाया जा सकता है। यानी जिस E10 को सरकार ने वापस लेने की बात मना की थी, अब उसी पेट्रोल को लेकर चर्चा हो रही है। तो क्या सरकार E20 के अपने फैसले से पीछे हट रही है? अगर E10 को वापस लाना है तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सरकार ने अपना रुख क्यों बदला, सवाल ये भी है कि E10 वापस लाना जमीन पर कितना मुश्किल होगा। आज इसी पर बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by New India Assurance and FedEx. Presenting the New India Stree Shakti Samrakshan policy includes mass layoff, personal accident, posh victim and optional fire and burglary cover. अगर 10% एथेनॉल वाला पेट्रोल वापस आता है तो पेट्रोल पंप पर सिर्फ एथेनॉल का परसेंटेज नहीं बदलेगा, इसके पीछे पूरी सप्लाई चेन है। रिफाइनरी से लेकर डिपो, टैंकर, अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक और फिर आपकी गाड़ी। आज इसी पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस के सुकल्प शर्मा ने क्या रिपोर्ट किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार और इंडस्ट्री के बीच अभी शुरुआती लेवल पर डिस्कशन चल रहा है कि पुरानी गाड़ियों को ध्यान में रखते हुए क्या E10 को E20 के साथ पेट्रोल पंप पर उपलब्ध कराया जा सकता है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। देखिए, भारत ने पिछले साल ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर ली थी, यानी डेडलाइन से 5 साल पहले। लेकिन E20 के बाद से पुरानी गाड़ियों को लेकर लगातार सवाल उठे हैं, खासकर उन कारों और टू व्हीलर्स को लेकर जो उस समय E20 के हिसाब से डिजाइन ही नहीं थे। लोगों ने माइलेज कम होने की शिकायत की, पुरानी गाड़ियों के इंजन पार्ट्स पर असर की बात हुई। सरकार का कहना रहा कि पुरानी गाड़ियों में माइलेज की कमी ज्यादा से ज्यादा 3 से 5% हो सकती है। E20 के बाकी फायदे इसके मुकाबले कई ज्यादा है। सरकार ने ये भी लगातार कहा कि E20 से इंजन के पार्ट्स खराब होने की बात सही नहीं है। लेकिन फिर सवाल उठा कि अगर किसी की पुरानी गाड़ी E20 के लिए सर्टिफाइड नहीं है तो उसे E10 या प्योर पेट्रोल का ऑप्शन क्यों नहीं मिलना चाहिए। जुलाई में सरकार ने इसी सवाल के जवाब में बाकायदा कहा था कि देश भर में अलग अलग ग्रेड का बेस पेट्रोल अवेलेबल कराना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा। इससे कॉस्ट बढ़ेगी और भारत के फ्यूल रिटेल नेटवर्क की एफिशिएंसी भी कम होगी। सरकार ने यह भी कहा था कि E20 एक क्लीनर और सुपीरियर फ्यूल है, इसे लागू करने के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं। लोअर ब्लेंड पे जाना कई वजहों से सही नहीं होगा, लेकिन अब पिक्चर थोड़ी सी बदलती हुई दिख रही है। देखिए, ये E20 हटाने का फैसला नहीं है, लेकिन E10 को लेकर डिस्कशन शुरू होना अपने आप में एक बड़ा चेंज है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल तो ये है कि E10 की जरूरत किसे है। ऑटो इंडस्ट्री के लोगों के मुताबिक अप्रैल 2023 के बाद मैन्युफैक्चर और सेल होने वाली जो पेट्रोल गाड़ियां हैं वो E20 कंप्लायंट मानी जाती हैं, लेकिन 2023 से पहले बिक चुकी बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियां E20 के लिए सर्टिफाइड नहीं थी। NCR में पेट्रोल गाड़ियों की परमिसिबल लाइफ 15 साल है। फॉर एग्जाम्पल तो आप ये देख लीजिए, यानी 2022 में खरीदी गई कोई पेट्रोल कार अभी भी कई साल सड़क पर चलने वाली है। इसीलिए अगर नई गाड़ी E20 के लिए तैयार है लेकिन पुरानी गाड़ी E10 के लिए सर्टिफाइड थी, तो ट्रांजिशन पीरियड में सवाल उठता है कि इन दोनों कंज्यूमर्स के लिए फ्यूल का क्या ऑप्शन होगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन के हालिया आर्टिकल में भी यही आर्गुमेंट दिया गया है कि E20 के साथ E10 उपलब्ध कराया जाए ताकि पुरानी गाड़ियों को तब तक प्रोटेक्शन मिले जब तक उनका रेट्रोफिट प्रोग्राम आगे बढ़ता है। टू व्हीलर्स की बात करें तो उसको ध्यान में रखते हुए भी E10 की जरूरत है, ऐसा सरकार के टॉप एडवाइजर का कहना है। लेकिन अब मान लीजिए सरकार E10 का ऑप्शन लाना चाहे तो क्या पेट्रोल पंप पर बस E20 की जगह E10 डालना शुरू कर देंगे? नहीं, यही असली प्रॉब्लम है। पेट्रोल की जर्नी समझिए। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल देश में आता है और रिफाइनरी तक पहुंचता है। रिफाइनरी क्रूड को प्रोसेस करके पेट्रोल बनाने के लिए बेस फ्यूल तैयार करती है जिसे मोटर स्पिरिट कहते हैं। फिर ये प्रोडक्ट रिफाइनरी से पाइपलाइंस के जरिए टर्मिनल्स और डिपो पर जाता है। डिपो पर एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है, IOC, HPCL, BPCL जैसी कंपनीज करती हैं। उसके बाद ब्लेंडेड पेट्रोल रोड टैंकर्स में जाता है, टैंकर पेट्रोल पंप तक पहुंचता है और वहां फ्यूल अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में भरा जाता है। फिर डिस्पेंसर के जरिए वही पेट्रोल आपकी कार या बाइक में जाता है। अब E20 के लिए ये पूरा सिस्टम एक खास रेशियो के हिसाब से काम कर रहा है।
अगर E10 को भी बड़े स्केल पर रिटेल करना है तो इस पूरी चेन में दूसरा फ्यूल वेरिएंट मैनेज करना पड़ेगा। शहरों में अभी भी ऐसे कुछ पंप हैं जहां पर प्रीमियम पेट्रोल के 2-3 वेरिएंट हैं, लेकिन उनका कंजम्पशन बहुत कम है। E10 की बात अलग है। अगर पुरानी गाड़ियों के लिए E10 बड़े स्केल पर बेचना है तो उसका वॉल्यूम काफी बड़ा होगा। इसका मतलब है कि E10 के लिए लगभग एक पैरेलल सप्लाई चेन की जरूरत पड़ सकती है, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और ढांचे की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले स्टोरेज की बात आती है। भारत के ज्यादातर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के लिए सिंगल या डुअल अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक होते हैं। अगर उसी पंप पर E10 और E20 दोनों को रखना है तो अलग स्टोरेज की जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ अलग डिस्पेंसर भी लगाने पड़ सकते हैं ताकि दोनों फ्यूल आपस में मिक्स ना हो। फिर टैंकर की भी बात आती है। OMC जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जैसे IOC, HPCL, BPCL, उनको E10 और E20 के लिए अलग अलग फ्यूल मूवमेंट मैनेज करना होगा। और यहाँ एक बड़ा कंसर्न है क्रॉस कंटैमिनेशन, यानी E10 और E20 की सप्लाई के दौरान दोनों फ्यूल गलती से आपस में मिक्स ना हो जाए किसी भी पॉइंट पर, जो हमने पूरी सप्लाई चेन समझी थी वहां पर। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं कि इसमें और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। इसका मतलब इसमें 3 काम बड़े करने पड़ेंगे अगर E10 को जो है आप लेकर के आना है। पहली बात तो ये, जहां जो ब्लेंडिंग की जाती है वो टर्मिनल्स जहां पे पेट्रोल जो रिफाइनरी से आता है उस, और दूसरी तरफ जो है इथेनॉल आता है, जहां जिनकी ब्लेंडिंग की जाती है वो जो टर्मिनल्स हैं, उन टर्मिनल्स में आपको एक नई व्यवस्था समानांतर या पैरेलल खड़ी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आपने वहां ब्लेंडिंग कर दी, उसके बाद उसके वितरण के लिए चाहे आप ट्रक से करें, रेल से करें या पाइपलाइन से करें, उसका भी समानांतर पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खड़ा करना पड़ेगा। नए ट्रक चाहिए होंगे या नई पाइपलाइन चाहिए होंगी या नए रेल के ऐसे डिब्बे चाहिए होंगे जिसमें एक में E10 जा रहा हो, दूसरे में E20 जा रहा हो। लेकिन अगर इस सुझाव को माना जाता है, अर्थात ये हुआ कि आपने वहां पे जो है एक पैरेलल वो खड़ा करना पड़ेगा, अर्थात नीचे नए टैंक खोद के नए टैंक बनाने पड़ेंगे। वो E10 के होंगे, पेट्रोल के 2 होंगे। इसका मतलब E10 और E20। डीजल में नहीं चाहिए क्योंकि डीजल में ब्लेंडिंग नहीं होती है। तो पेट्रोल के आपको 2 पूरे देश के अंदर, कल्पना कीजिए। इसका मतलब हुआ कि आपको 3 जगह, ये सारा कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत पूंजी चाहिए, आम भाषा में पैसा चाहिए। पहली बात तो आप टर्मिनल्स पे पैसा चाहिए क्योंकि एक नई फैसिलिटी खड़ी करनी पड़ेगी। वितरण के लिए पैसा अलग चाहिए, नए ट्रक के और सब पूरी व्यवस्था अलग करनी पड़ेगी। वो पूरे देश में जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहां पे भी आपको नया ढांचा खड़ा करना पड़ेगा, नए टैंक बनाने पड़ेंगे, जिसमें लाखों रुपए खर्च होने वाला है हर पेट्रोल पंप का। यही वजह है कि सरकार जुलाई में ये कह रही थी कि मल्टीपल बेस फ्यूल को पूरे देश में अवेलेबल कराना बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा। भारत में 1 लाख से ज्यादा रिटेल फ्यूल आउटलेट्स हैं। इनके पीछे रिफाइनरी, टर्मिनल, डिपो, पाइपलाइन, इनका पूरा एक नेटवर्क है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा पेट्रोल पंप पर है। E20 की स्टोरेज को लेकर भी कंसर्न सामने आए हैं। पेट्रोल पंप ओनर्स ने बताया है कि एथेनॉल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहते हैं। एथेनॉल अपने आसपास की मॉइस्चर यानी नमी को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में पानी कहाँ से आ सकता है? बारिश के दौरान रेन वाटर इनग्रेन से, कंडेंसेशन से, या फ्यूल डिलीवरी के दौरान मॉइस्चर के जरिए। अगर टैंक में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो एथेनॉल उस पानी के साथ बाइंड कर सकता है और फ्यूल में फेज सेपरेशन हो सकता है। इसका मतलब है कि एथेनॉल और पानी का मिक्सचर टैंक के नीचे बैठ सकता है और पेट्रोल ऊपर रह सकता है। और क्योंकि डिस्पेंसिंग सिस्टम टैंक के नीचे से फ्यूल ड्रॉ करता है, फेज सेपरेशन होने की स्थिति में व्हीकल तक प्रॉपरली ब्लेंडेड पेट्रोल की जगह वाटर रिच एथेनॉल मिक्सचर पहुंचने का रिस्क हो सकता है। कुछ डीलर्स ने अंडरग्राउंड माइल्ड स्टील टैंक और पाइपलाइन में करप्शन को लेकर भी कंसर्न जताया है। हालांकि OMC की तरफ से मॉनिटरिंग हो रही है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि वो फ्यूल कंटैमिनेशन को लेकर जीरो टॉलरेंस अप्रोच अपनाते हैं। यानी E20 की कहानी एक तरफ व्हीकल कंपैटिबिलिटी की तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कहानी है। कंज्यूमर को चॉइस देना सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन उस चॉइस को 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप तक पहुंचाना सिंपल नहीं है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ समय पहले सरकार कह रही थी कि लोअर ब्लेंड वापस लाना प्रैक्टिकल नहीं है। एक बेहतर फ्यूल से एक कम अच्छे फ्यूल पर हम क्यों वापस जाएंगे, क्योंकि इससे लॉजिस्टिक्स और कॉस्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अब सरकार और इंडस्ट्री के बीच उसी E10 को लेकर डिस्कशन शुरू हो रही है। क्या इसका मतलब सरकार E20 से वापस जा रही है? अभी नहीं कह सकते। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी कहती है कि डिस्कशन अभी शुरुआती स्टेज पर है और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का आर्टिकल भी पर्सनल व्यू के तौर पर लिखा गया है। लेकिन इतना जरूर है कि E20 पर सरकार का रुख अब पहले जितना रिजिड नहीं दिखाई देता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।